हेलो दोस्तों, मैं इमरत आराम लोमरोड रीड सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने संपूर्ण शिक्षण विद्या में पिछली क्लास में हमने बात की थी वाद विवाद विधि की, जो एक छोटी सी और शानदार शिक्षण विधि थी जिसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। आज हम एक बड़ी सी शिक्षण विधि की बात करेंगे। बड़ी सी की बात क्यों करते हैं? क्योंकि हर एक एग्जाम के अंदर इस शिक्षण विधि से संबंधित क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों, बात करते हैं आज की इसकी खोज विधि। और खोज विधि को भी क्या कहा जाता है? हेरिस्टिक विधि भी कहा जाता है। तो दोस्तों, इस विधि के तथ्यों से संबंधित सबसे पहले हम तथ्यों की बात करेंगे। और कई बार इस विधि के तथ्यों से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया गया है, यानी इनके जनक कौन है, इनका आविष्कार किस प्रकार का हुआ, ये किस शब्द के आधार पर हुई इसकी उत्पत्ति, इस शब्द की भाषा क्या है, शब्द का अर्थ क्या है, इन चीज़ों के बारे में कई बार रीट है, आपकी सीटेट है, यूपी टेट है, इनमें क्या आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम सबसे पहले बात करें खोज विधि, हेरिस्टिक विधि। बात करते हैं खोज विधि, हेरिस्टिक विधि। तो दोस्तों, एक इसके साथ और नाम जोड़ लीजिए आप, इसे क्या कहा जाता है? अनुसंधान विधि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुसंधान विधि भी दोस्तों इसको कहा जाता है। तो आप इसको एक साथ और नाम जोड़े लीजिए। खोज विधि के हो, चाहे ह्यूरिस्टिक विधि के हो, चाहे अनुसंधान विधि के हो, दोस्तों बात एक ही है। इनके जनक की बात करते हैं, यानी ह्यूरिस्टिक विधि के जनक या खोज विधि के जनक कौन थे? ह्यूरिस्टिक थे। कौन थे? ह्यूरिस्टिक थे। और इस ह्यूरिस्टिक नाम के आधार पर इस विधि का नाम क्या पड़ा? ह्यूरिस्टिक नाम है पड़ा। आगे हम बात करते हैं इसके तथ्यों की। तो हर्बर्ट स्पेंसर के सिद्धांत को आधार मान करके आर्मस्ट्रांग द्वारा विज्ञान शिक्षण हेतु खोज विधि का आविष्कार किया। यानी हम बात करते हैं सबसे पहले खोज विधि का आविष्कार किसने किया? तो खोज विधि का आविष्कार किसने किया? हर्बर्ट स्पेंसर के सिद्धांत के आधार पर आर्मस्ट्रांग द्वारा खोज विधि का क्या किया गया? आविष्कार किया गया। और किस विषय के संबंधित, यानी किस विषय से शिक्षण के लिए? विज्ञान विषय के शिक्षण के लिए सबसे पहले खोज विधि का आविष्कार किसने किया? आर्मस्ट्रांग ने। और किस सिद्धांत को आधार माना? हर्बर्ट स्पेंसर के सिद्धांत को आधार मान करके इस विधि का आविष्कार किया। आगे हम बात करें ह्यूरिस्टिक शब्द की उत्पत्ति की। किसकी? ह्यूरिस्टिक शब्द की उत्पत्ति की बात करें तो दोस्तों, ये ह्यूरिस्टिक शब्द क्या है? ग्रीक भाषा के शब्द ह्यूरिस्को, किस ह्यूरिस्को शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई। किसकी हुई? ग्रीक भाषा का एक शब्द है ह्यूरिस्को। इस ह्यूरिस्को से आपका क्या बना है? ह्यूरिस्टिक शब्द बना है। और इस ह्यूरिस्को को दोस्तों क्या अर्थ होता है? इस ह्यूरिस्को का अर्थ होता है मैं खोजता हूँ। दोस्तों, ये कई बार पूछा गया एग्जाम के अंदर, ह्यूरिस्को का अर्थ क्या है? तो अर्थ है मैं खोजता हूँ, यानी ये अर्थ क्या है? मैं खोजता हूँ। अब आपको दोस्तों बात समझ आ गई होगी कि इस ह्यूरिस्टिक विधि में क्या होता है, इस खोज विधि के अंदर क्या होता है। मैं खोजता का मतलब हूँ, मैं आपका क्या है? विद्यार्थी है। क्या है? विद्यार्थी। और विद्यार्थी क्या कहता है? मैं स्वयं खोजता हूँ। यानी जहाँ पर विद्यार्थी क्या करता है? स्वयं खोज करके कोई कार्य, किसी समस्या या किसी विषय वस्तु का हल निकालता है, तो वहाँ पर विधि आपकी कौन सी होती है? खोज या ह्यूरिस्टिक विधि होती है। आगे बात करते हैं, इस विधि में छात्र स्वयं तत्वों को खोज करता है। यानी तत्वों को कौन खोज करता है? छात्र स्वयं कार्य करता है तत्वों को खोजने का। छात्र अपनी समस्या के समाधान हेतु दूसरों की सहायता के बिना, यानी दूसरों की सहायता के बिना स्वयं परीक्षण और प्रयास करता है। यानी यहाँ पर बालक क्या करता है? स्वयं तत्वों को खोजता है, स्वयं समस्या और विषय वस्तु का समाधान खोजता है, और किसी भी दूसरों की क्या नहीं लेता? सहायता नहीं लेता है। स्वयं परीक्षण, यानी स्वयं परीक्षण करता है, बार बार प्रयास करता है, और प्रयास करके क्या करता है? समस्या का समाधान खोजता है। तो दोस्तों, जिस विधि के अंदर बालक स्वयं क्या करता है? किसी तथ्य की खोज करता है, वह विधि क्या होती है? खोज विधि होती है, या फिर आप क्या कह सकते हैं? इसे ह्यूरिस्टिक विधि भी कह सकते हैं। तो दोस्तों, ये बात किसकी की हमने?
इनके मुख्य मुख्य तथ्यों के बारे में बात की। अब हम बात करेंगे दोस्तों इस हेरिस्टिक विधि या खोज विधि के सोपानों या चरणों को, क्योंकि हम हर एक विधि के क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले चरण पढ़ते हैं, सोपान पढ़ते हैं, यानी ये विधि किस प्रकार और किस कार्य नीति के आधार पर यह विधि आगे बढ़ती है उसकी बात हम करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको ये पता नहीं होगा कि यह विधि किस प्रकार आगे बढ़ रही है, इस विधि के अंदर क्या चरण है, यानी किस स्तर से यह आगे चल रही, इन चीज़ों को आपका जब तक पता नहीं होगा तब तक आप इसकी कमियां नहीं बता सकते, इनके गुण नहीं बता सकते, इनकी विशेषताएं नहीं बता सकते, इस विधि का उद्देश्य नहीं बता सकते। तो इसलिए आपको जब भी आप कहीं से भी शिक्षण विधियां पढ़ो तो सबसे पहले आप इसकी सोपान या चरणों को पढ़ो, क्योंकि जब इनके सोपान या चरण यानी इस विधि के चलने का जो रंग ढंग है अगर उनको आप समझ लिया तो ये विधि आपको बिल्कुल सारी की सारी समझ आ जाएगी। तो हम बात करते हैं किसकी, खोज विधि की। तो खोज विधि के चरण, खोज विधि के चरण कह दो आप चाहे क्या कह सकते हैं, सोपान कह सकते हैं। तो दोस्तों खोज विधि के चरण या सोपान कितने होते हैं, हम बात करते हैं 5 होते हैं। कितने होते हैं, 5 होते हैं। आपका पहला चरण या सोपान क्या है, समस्या का प्रस्तुतिकरण। दोस्तों पहला आपका क्या है, समस्या का प्रस्तुतिकरण। इसमें क्या होता है, इसमें पाठ्य विषय, इसमें पाठ्य विषय संबंध किसी को समस्या को छात्रों के समक्ष रखा जाता है। यानी दोस्तों इसमें क्या होता है, प्रस्तुतिकरण में समस्या का प्रस्तुतिकरण। अब आप इसके शब्दों से समझ गए होंगे कि यहाँ पर समस्या क्या की जाती है, प्रस्तुत की जाती है। तो इसमें पाठ्य विषय संबंध में, यानी पाठ्य विषय के संबंध के अंदर क्या किया जाता है, किसी समस्या को छात्रों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, समक्ष रखा जाता है। तो दोस्तों यानी जिस विषय वस्तु से संबंधित, जिस पाठ्य विषय से संबंधित कोई समस्या होगी उस समस्या को छात्रों के समक्ष क्या किया जाता है, सबसे पहले रखा जाता है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, उसकी हम बातें करते हैं। तो उसके बाद की हम बात करें तो 2 नंबर हमारा चरण है दोस्तों, तत्वों का निरीक्षण। तत्वों का निरीक्षण या फिर क्या होता है, सारणीकरण होता है, सारणीकरण। अब दोस्तों इसकी बात करें तो इस सोपान में समस्या समाधान हेतु आवश्यक तत्वों तथा उपकरणों को छात्र स्वयं
तथा साथ ही साथ सारणी बनाता है। अब दोस्तों इसमें क्या होता है, तत्वों का निरीक्षण होता है, सारणीकरण होता है। यानी आप इसमें क्या कहते हैं, इस सोपान में समस्या समाधान हेतु आवश्यक तत्वों तथा उपकरणों को छात्र स्वयं खोज कर उन्हें एकीकृत करता है। यानी छात्र क्या करता है, छात्र के सामने सबसे पहले कोई समस्या प्रस्तुत की, उस समस्या से संबंधित जितने भी तत्व हैं, यानी उस समस्या से संबंधित आसपास की जो भी चीजें हैं, जो भी विषय वस्तु हैं, उनको तथा उपकरणों, यानी उस समस्या का समाधान करने के लिए हमें किस किस चीजों की आवश्यकता होगी, किस किस उपकरणों की आवश्यकता होगी, उस उपकरणों को छात्र क्या करता है, स्वयं खोज करके एकीकृत कर लेता है, यानी इकट्ठा कर लेता है। उसके बाद साथ ही साथ वे क्या करता है, सारणी बनाता है। यानी हर एक चीज को सारणी के अंदर नोट करके रखता है कि इस चीजों की हमें आवश्यकता होगी। तो दोस्तों ये बात किसकी थी, इस तत्वों का निरीक्षण या फिर सारणीकरण की हमने बात की। अब बात करेंगे आगे के हमारे चरण या सोपान की, जो हमारा कितना नंबर है, 3 नंबर चरण या सोपान है। कितना नंबर, 3 नंबर। 3 नंबर क्या है, परिकल्पना। क्या है, परिकल्पना। दोस्तों इस परिकल्पना की बात करें हम, तो इसमें क्या होता है, इसमें छात्र स्वयं स्वसंकलित, इसमें छात्र स्वसंकल्पित विषयों का निरीक्षण, स्वसंकल्पित विषयों का निरीक्षण कर तर्कपूर्वक किसी परिकल्पना का निर्माण करता है। किसी परिकल्पना का क्या करता है, निर्माण करता है। यानी इसमें छात्र स्वसंकल्पित का दोस्तों अर्थ होता है कि छात्र स्वयं क्या करता है, संकल्पित करता है, विषय वस्तु को इकट्ठा करता है। इकट्ठा करने के बाद विषयों का निरीक्षण कर तर्कपूर्ण किसी परिकल्पना का निर्माण करता है। यानी जो उन्होंने विषयों को एकत्रित किया, जो उन्होंने तथ्यों को एकत्रित किया, उन तथ्यों के आधार पर क्या है, विषयों का निरीक्षण करके या निरीक्षण करता है। उसके बाद क्या करता है, तर्कपूर्ण यानी तर्क चिंतन मनन करके उनमें क्या करता है, परिकल्पनाओं का निर्माण करता है। यानी नई नई कल्पनाओं का निर्माण करता है, नए नए तर्कों को यहाँ पर क्या करता है, निर्माण करता है। यानी वो जिस प्रकार कोई समस्या बालक के सामने आई तो उन्होंने क्या, ये इनका समाधान हो सकता है, इस प्रकार इसका समाधान, यानी वो नए नए क्या है, आइडिया लगाता है। आइडिया का मतलब नई नई कल्पनाएं करता है, तो नई नई परिकल्पनाओं का निर्माण करता है। आगे बात करते हैं हम 4 नंबर पॉइंट की। 4 नंबर पॉइंट है हमारा परीक्षण। क्या है, परीक्षण है। दोस्तों परीक्षण की बात करें, इसमें छात्र व अध्यापक, इसमें छात्र व अध्यापक मिलकर परिकल्पनाओं का विभिन्न परिकल्पनाओं का विभिन्न परमाणुओं द्वारा परीक्षण करते हैं।
यानी क्या करते हैं, परीक्षण करते हैं। इसमें छात्र, इसके अंदर छात्र और अध्यापक क्या होते हैं, दोनों मिलकर के कार्य करते हैं और मिलकर के क्या करते हैं, जो परिकल्पनाओं का निर्माण यहाँ पर इन्होंने किया, जो तरह के पिछले 3 नंबर चरण में परिकल्पना के चरण में जिन्होंने ये परिकल्पनाएं दी, जिन जिन तथ्यों को इन्होंने इकट्ठा किया, उन तथ्यों के आधार पर यानी उन परिकल्पनाओं के आधार पर विभिन्न परमाणुओं द्वारा क्या करते हैं, परीक्षण करते हैं। अब यहाँ जो इन्होंने परिकल्पनाओं निर्माण किया, जो तर्क दिए थे, उन तर्कों के आधार पर क्या करते हैं, परमाणु द्वारा परीक्षण करते हैं। यानी परीक्षण करते हैं कि जो हमने तर्क इकट्ठे किए, जो परिकल्पनाएं हमने दी थी, जो तथ्य हमने दिए थे, वो तथ्य हमारी समस्या का समाधान करने में सहायक है या नहीं है। यानी उन तथ्यों के आधार पर हमारी समस्या का समाधान होता है या नहीं होता है। यह चीज किसके माध्यम से की जाती है, परीक्षण के माध्यम से। और करते कौन है, छात्र और अध्यापक दोनों क्या करते हैं, मिलकर के कार्य करते हैं। आगे हम बात करें 5 नंबर चरण की, हमारा अंतिम चरण है इस विधि का 5 नंबर चरण। 5 नंबर चरण दोस्तों क्या कहता है, नियम निर्धारण करता है। क्या करता है, नियम 5 नंबर चरण है हमारा, क्या है, नियम निर्धारण है। परिकल्पनाओं के परीक्षण के बाद छात्र निष्कर्ष के आधार पर नियम का निर्धारण करता है, यदि परिकल्पना पूर्ण रूप से सही है तो नियम को स्वीकार करते हैं। नियम को क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं, यदि परीक्षण के बाद परिकल्पना में परिवर्तन की आवश्यकता हो तो परिवर्तन करके नियम का निर्धारण किया जाता है। यानी नियम का निर्धारण, 5वां हमारा चरण है नियम, परिकल्पनाओं के परीक्षण। यानी हमने परिकल्पनाओं का निर्माण किस चरण में किया, 30वें चरण में हमने परिकल्पनाओं का निर्माण किया। उसके बाद परिकल्पनाओं का हमने 4थे चरण में क्या कर दिया, परीक्षण कर दिया। यानी नए नए तथ्य, नई नई कल्पना हमने 30वें चरण के अंदर की। यानी समस्या से संबंधित जो भी तथ्य थे वो हमने 30वें चरण के अंदर इकट्ठे किए, यानी परिकल्पनाओं का निर्माण किया। 4थे चरण में हमने क्या, इन तथ्यों, इन नियमों, इन तर्कों के आधार पर क्या क्या, उनका परीक्षण किया कि हमारे तर्क सही है या नहीं है। यानी जो हमारे तर्क थे वो समस्या को समाधान करने में सहायक है नहीं है। उसके बाद
छात्र निष्कर्षों के आधार पर नियम का निर्धारण करता है। अब क्या करता है, अब छात्र ने यह निष्कर्ष निकाल लिया कि हाँ ये तथ्य हमारे क्या है, सही है, तो उन तथ्यों के आधार पर क्या करता है, उन निष्कर्ष के आधार पर क्या करता है, नियम का निर्धारण करता है 5वें चरण के अंदर। यदि परिकल्पना पूर्ण रूप से सही है तो नियम को स्वीकार करते हैं। अगर जो आपने ये तथ्य लिए थे, ये तथ्य समस्या का समाधान कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, नियम को स्वीकार करेंगे, यानी उन तथ्यों के आधार पर उन नियम को स्वीकार कर लेंगे कि हाँ ये नियम हमारा सही है। और अगर परीक्षण करते हैं तो परीक्षण के बाद परिकल्पनाओं में क्या है, परिवर्तन की आवश्यकता होती है। आपने परिकल्पनाओं को देखा, फिर आपने इसका परीक्षण किया, और जब परीक्षण किया आपको और आपको लगता है कि ये परिकल्पनाएं हैं, ये तथ्य हैं जो हमारी समस्या का समाधान नहीं कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, उसमें परिवर्तन करने की आपको आवश्यकता होगी। तो आप क्या करेंगे, परिकल्पनाओं में परिवर्तन की आवश्यकता हो तो परिवर्तन करके नियम का निर्धारण करना होगा। अगर इस परीक्षण में आपको इन परिकल्पनाओं के तर्कों में अगर कुछ संशोधन करना है तो आप संशोधन करके उसके बाद क्या करेंगे, नियम का निर्धारण करेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास में हमारी ये बात थी किसकी, खोज विधि की, जिसके बारे में हमने खोज विधि के तथ्य पढ़े, खोज विधि के क्या पढ़े, सोपान पढ़े और चरण पढ़े। अब इसके बाद हमारा बाकी बचा है खोज विधि के उद्देश्य, खोज विधि की विशेषता, खोज विधि के गुण और खोज विधि की कमियां, जो पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। दोस्तों हमारे रीच सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, क्योंकि दोस्तों हम संपूर्ण शिक्षण विधियों में हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग शिक्षण विधियां नहीं पढ़ करके 40 से 45 शिक्षण विधियां एक साथ पढ़ेंगे। तो दोस्तों लगातार रूप से आप जुड़े रहिए और आज के लिए आपको धन्यवाद।